Hi guys, I'm back with another lecture of FOIG. And before we start, just a brief introduction about myself. So I'm Sandhya Rao, working as an assistant professor at St. Andrews Institute of Technology and Management. So in this lecture, I'm going to cover the topics motives for international business and barriers to international business. So let's get started. Yeah. So motives, as in what are the reasons why we actually go for international business? Now we all know that there are many benefits that we derive from international business. So we'll study that only. So the first reason why we actually go for international business is market opportunities. See, every individual wants to grow. Okay? Every individual wants to grow in life. So business के point of view से if I talk about, then business wants to grow in size and they want to increase in area also. So for that, they always want to tap the international markets. Once they have well established themselves in the domestic market, they will always try to expand in the international market, or they will try to open up a new product line या और कोई तरीके से अपने आप को ग्रो करने का सोचेंगे. सो अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में जाने का सोच रहे हैं तो वहां पे आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, विच मीन्स आपको न्यू सेल्स अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, वहां पे न्यू डिमांड क्रिएट होगी, तो आपका मार्केट शेयर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. ओके. A firm desire to grow by expanding from small or saturated domestic markets to international markets. यही आपका मार्केट अपॉर्चुनिटीज को डिफाइन करता है. ठीक है. इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, देन सोनी जो है वो इनिशियली टोक्यो में एक कंपनी जो है वो बनाई गई थी इन 1946. नाउ वी ऑल नो सोनी जो है वो हर मार्केट में, हर कंट्री में अवेलेबल है. वी हैव सोनी अप्लायंसेस इन इंडिया ऑल्सो, वी हैव इट इन यूएस ऑल्सो. हर कंट्री में सोनी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं. सो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जापानीज कंपनी ने ये सोचा that why to restrict Sony to Japan only? We should expand it in other countries also. अगर हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो कॉम्पिटिटिव है, द क्वालिटी ऑफ सोनी इज सच कि वो हर कंट्री में एक्सेप्ट हो जाएगा, तो why should we not ट्राई द इंटरनेशनल मार्केट्स? सो उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड किया, समझा, और उन्होंने उसको टैप किया राइट टाइम पर. ठीक है. तो नाउ दे आर एंजॉइंग गुड मार्केट शेयर, और उनकी एक मार्केट में एक पोजीशन है, मार्केट पोजीशनिंग है, एंड उनकी एक अलग ही प्लेस है मार्केट में. ठीक है. Next benefit, or the next reason why we go for international market, international business, is risk diversification. One should never keep all their eggs in one basket. I have time and again repeated this quote that if you want to reduce your risk, you should always keep your eggs in different baskets. Financial management में भी ये पढ़ाया जाता है that अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अलग अलग सिक्योरिटीज में करो. एक ही जगह पे पैसे को लगाने का कोई फायदा नहीं है. अगर आपके पास 100 रुपीज हैं तो उस 100 रुपीज को अलग अलग जगह पे लगाओ. जैसे 10 रुपीज आपने सिक्योरिटी ए में लगाया, 10 रुपीज आपने सिक्योरिटी बी में लगाया, 10 सी में, 10 डी में, ऐसे करते करते अलग अलग कंट्रीज में लगाओ. इससे बेनिफिट क्या होता है कि अगर एक कंपनी या एक सिक्योरिटी जो है वो अंडर परफॉर्म कर जाती है, तो चांसेस है कि दूसरी कंपनीज जो है या दूसरी सिक्योरिटीज जो है वो ओवर परफॉर्म करेंगी. तो आपका जो लॉस है वो आपको नहीं झेलना पड़ता है, वो कवर अप हो जाता है. लेकिन अगर आपने सारा पैसा एक ही जगह लगाया और वो पैसा डूब गया, तो यू विल हैव नथिंग टू गेन आउट ऑफ इट. तो आप बिल्कुल, आपको पूरी लॉस वाली कंडीशन में आप आ जाओगे. लेकिन अभी अलग अलग जगह करोगे तो आपके पास फिर भी कुछ होगा गेन करने के लिए. लाइकवाइज बिजनेस में भी यही है कि डाइवर्सिफाई करो. अलग अलग कंट्रीज में अगर आप अपना प्रोडक्ट सेल करते हो, या अलग अलग कंट्रीज में अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, तो चांसेस है कि अगर एक में आपको लॉस होता है तो दूसरे में प्रॉफिट हो सकता है. इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ आईडीई टेक्नोलॉजीज, तो ये एक ऐसी कंपनी है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती है स्नो मेकिंग की टू स्काई रिसोर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड. तो ये दोनों ही हेमिस्फेयर्स में प्रोवाइड करते हैं अपनी सर्विसेज को. फॉर एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड नॉर्थ हेमिस्फेयर, साउथ अफ्रीका सदर्न हेमिस्फेयर. ठीक है. अब जिस टाइम नॉर्थ हेमिस्फेयर में स्नोफॉल नहीं हो रहा है, उस टाइम ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे सदर्न हेमिस्फेयर वाली कंट्रीज में, तो वहां पे इनको बेनिफिट हो जाएगा. एंड जब सदर्न हेमिस्फेयर में स्नोफॉल नहीं होगा, तो ये नॉर्थ हेमिस्फेयर वाली कंट्रीज में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे. इससे क्या होगा कि इनका कंसिस्टेंट रेवेन्यू बना रहेगा.
तो इनको लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर ये एक ही जगह पे अपने पैसे लगाते, एक ही जगह पे अपना बिजनेस रखते, तो साल के बाकी 6 महीने जो है ये लूज करते, मतलब इनके पास कुछ नहीं होता, इनकम जीरो होती, रेवेन्यू जनरेशन नहीं होता। तो दिस इज हाउ वी कैन डाइवर्सिफाई द रिस्क इफ वी हैव डिफरेंट if we have investment in different countries. ठीक है। The next reason for international business is economies of scale. इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है जब आप लार्ज स्केल पे कोई भी चीज को करते हैं तो आपको कॉस्ट बेनिफिट काफी होता है। तो यही चीज है यहाँ पे भी, जब आपको एक तो आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, सप्लायर अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, वेजेस और डिफरेंट लेजिस्लेशन होते हैं जिसका आपको काफी बेनिफिट होता है। ठीक है। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो आपको काफी रिलैक्सेशन देते हैं, काफ़ी अच्छी उनकी पॉलिसीज रहती हैं, सप्लायर भी कम रेट पे मिल जाते हैं, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करने को रेडी होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी होते हैं, चीप लेबर मिल जाता है। तो ये आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है जब आप लार्ज स्केल पे कोई भी प्रोडक्शन जो है वो करते हैं, क्योंकि पर हेड जो आपकी कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। Now, there are government reasons also, as I've told you, that there are certain countries which give incentives, and they also have reduced their trade barriers. तो ऐसी countries में जाके international business करना आपके लिए easy होता है, अच्छा माना जाता है। ठीक है। Then we have economic and political changes also, which means that फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है होम कंट्री में अगर बढ़ जाती है तो आप फॉरेन कंट्री में चले जाओगे, क्योंकि वहां पर अभी आपको चीप लेबर मिल जाएगा। टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर्स भी होते हैं। अगर एक कंपनी जो है वो एक्सपोर्ट कर रही है, उसको इफ एन एक्सपोर्टिंग कंपनी फाइंड्स दैट द गवर्नमेंट इन द रेसिपिएंट कंट्री starts to build a tariff or non-tariff barrier to block their export, then it might be a reason for the exporter to set up a manufacturing operation overseas in order to avoid the tariff. कई बार ऐसा क्या होता है कि आपने सोचा कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस में, तो वहां पर अगर टैरिफ लगा दिया गया है, नॉन टैरिफ बैरियर लगा दिए, कोटा वगैरह ये सब सेट कर दिया है, तो यू विल शिफ्ट योर इंटरनेशनल बिजनेस फ्रॉम एक्सपोर्ट टू फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग। तो आप वहीं पे प्रोड्यूस करेंगे और वहीं पे सेल करेंगे टू अवॉइड दी टैरिफ। तो ये भी एक तरह का एक्सपेंशन है इंटरनेशनल बिजनेस में। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप एक तरह की फॉर्म से दूसरे टाइप की फॉर्म में जा रहे हैं। तो किसी भी रीजन से आप अगर इंटरनेशनल मार्केट को टैप कर रहे हैं तो वो आपका रीजन हो सकता है कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। ऑल्सो बाय लोकल पॉलिसीज होती हैं कुछ ऐसी कंट्री की, दैट अपना लोकल प्रोडक्ट खरीदो जो आपकी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। सो दीज काइंड ऑफ पॉलिसी रिस्ट्रिक्ट्स एक्सपोर्ट, तो विच में कॉज द एक्सपोर्टर टू सेट अप अ लोकल अलायंस और रिलेशनशिप। तो उस केस में फिर हम क्या करेंगे, फॉरेन कंट्री में किसी पर्सन के साथ वी विल हैव अ टाई अप, या तो लाइसेंसिंग या फ्रेंचाइजिंग का कुछ हम ऑप्शन जो है वो देखेंगे, और हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। एनवायरमेंटल रेगुलेशंस भी होती हैं जिनकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि हमें वहाँ पर जाकर ही जो है चीज़ों को देखना पड़ता है, वर्क सेफ्टी रेगुलेशंस, तो हमें वहीं पर जाना पड़ता है। ठीक है, जहाँ पर हमारी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो कम है। So these were the reasons why we actually go for international business. Now the next topic that I am going to start is barriers to international trade. बैरियर्स का मतलब है जिस तरीके से आपके इंटरनेशनल बिजनेस को रोका जा सकता है, जिन रीजंस की वजह से इंटरनेशनल बिजनेस को रोका जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा करते क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी impose these barriers so as to protect the domestic industries. We all know that international business is a great threat to domestic markets, domestic business, especially in the case of developing nations and underdeveloped nations. तो जो आपके ये इंपोर्टिंग कंपनीज होती हैं, ये यूजुअली जो एक्सपोर्टिंग कंपनीज होती हैं, ये यूजुअली डेवलप्ड नेशंस की होती हैं जो फिनिश्ड गुड्स को सप्लाई करते हैं। यूजुअली डेवलपिंग नेशंस जो होते हैं वो रॉ मटेरियल ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं एज कम्पेयर टू दी फिनिश्ड गुड्स। सो उस केस में क्या होता है कि आपकी जो डोमेस्टिक कंपनीज होती हैं उनके पास फर्स्ट ऑफ ऑल दे डोंट हैव एक्सेस टू advanced technology as compared to the developed nations. They don't have cheap labor. Even if they have cheap labor, then the benefit will be reaped off by the international businesses in your country. MNCs जो है वो काफी हद तक लोगों को एम्प्लॉय करते हैं अपनी कंपनीज में। डोमेस्टिक कंपनीज जो होती हैं वो उतने एक्सटेंड पर लोगों को हायर नहीं कर पाते हैं, तो अल्टीमेटली बेनिफिट किसको होता है? फिर इंटरनेशनल बिजनेस को ही होता है, और डोमेस्टिक बिजनेस को नहीं हो पाता इतना बिजनेस।
सो गवर्नमेंट जो है to increase the GDP of our country, to increase the productivity of our country, and to increase the production of domestic countries, they impose these barriers. अब ये barriers कैसे कैसे होते हैं? There are two types of barriers, tariff and non-tariff. Tariff as in जब आप किसी टाइप का टैक्स लगा देते हो which increases the cost of the product which is being imported. Non-tariff का मतलब है जब आप टैक्स नहीं लगा रहे हो, कोई कॉस्ट नहीं बढ़ा रहे हो, यू आर सिंपली रिस्ट्रिक्टिंग द क्वांटिटी विच इज कमिंग इनटू योर कंट्री फ्रॉम अब्रॉड. ठीक है, क्वांटिटी पे रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं. तो अब अलग अलग टाइप के टैरिफ हैं, तो उनको हम अब स्टडी करेंगे. फर्स्ट वन इज स्पेसिफिक टैरिफ, देन वी हैव ad valorem tariff, then we have non-tariff barriers. ठीक है, so license, import quota, VER, local content requirements, ये सब आपके non-tariff barriers हैं, उनको भी हम study करेंगे. Starting with specific barriers or specific tariff, this means that when you impose a particular kind of tariff on a particular kind of product. स्पेसिफिक होता है प्रोडक्ट के बेसिस पे. फॉर एग्जाम्पल आपने $15 का टैरिफ लगा दिया है अगर आप शूज परचेज करते हैं, शूज इंपोर्ट करते हैं. तो अगर $100 का कोई शू आपने इंपोर्ट किया है तो उस पर $15 का टैक्स लग जाएगा और वो $115 का शू बन जाएगा. लेकिन अगर आपने कंप्यूटर इंपोर्ट किया तो उस पर डिफरेंट टैरिफ जो है वो लगेगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक होगा प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट. ठीक है, तो हर प्रोडक्ट पे अलग अलग टैरिफ जो है वो लगाया जाएगा. So let's say if you buy a product such as computer, in that case you will have to pay a tariff of 300 over and above the cost of the product. ठीक है, कंप्यूटर की जो कॉस्ट होगी उसके ऊपर आपको $300 का टैक्स पे करना पड़ेगा. अब इससे क्या होगा, the product price will go up, and obviously when the price goes up, the customers are such that they would prefer cheaper products. तो ultimately वो domestic products को purchase करेंगे, तो गवर्नमेंट का पर्पस जो है वो सर्व हो जाएगा. ठीक है, सेल अपने आप इनकी कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी इन प्रोडक्ट्स की, क्योंकि ये काफी एक्सपेंसिव हो जाएंगे. The next type of tariff barrier is ad valorem tax, in which you put a particular percentage of tariff. For example, आपने 15% का टैरिफ लगा दिया है अगर आप यूएस ऑटोमोबाइल परचेज करते हो. जापान ने 15% का टैक्स लगा दिया यूएस से अगर वो कुछ भी ऑटोमोबाइल परचेज करेंगे. तो फॉर एग्जाम्पल 15% का टैक्स लगाया है, तो अगर कोई भी व्हीकल $10,000 का है तो उस पर 15% टैक्स लगा के वो ₹11,500 का बन जाएगा. तो अल्टीमेटली इससे भी क्या होगा कि प्राइस बिकम वेरी एक्सपेंसिव एंड द कस्टमर विल चूज रिलेटिवली चीपर प्रोडक्ट्स. ठीक है, सो दीज आर टैरिफ बैरियर्स जहां पे आप टैक्स लगाते हैं. नाउ वी हैव नॉन टैरिफ बैरियर्स. एग्जाम्पल आर लाइसेंस, इम्पोर्ट कोटा, VER एंड कंटेंट रिस्ट्रिक्शंस. लाइसेंस में क्या होता है कि यहाँ पे आप टैक्स नहीं लगा रहे हो, आप अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस लगा दे रहे हो, और टाइप की रिस्ट्रिक्शंस लगा दे रहे हो. तो लाइसेंस रिस्ट्रिक्शन का मतलब हो गया कि आपने अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में है तो आप जो है एक्सपोर्टर को आपसे लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से. ठीक है, कि मैं इंडियन कंट्री से रॉ मटेरियल जो है वो इम्पोर्ट करूंगा. तो अगर गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देती है तभी आप उस चीज को कर सकते हैं. सिमिलरली इंपोर्टर को भी लाइसेंस मिलता है कि अगर कोई पर्टिकुलर इंपोर्टर है जो जिसके साथ हमारे ट्रेड रिलेशन अच्छे नहीं है या पॉलिटिकल रिलेशंस अच्छे नहीं है, तो हम उनको लाइसेंस नहीं प्रोवाइड करेंगे, एंड कुछ लिमिटेड लोगों को ही हम लाइसेंस जो है वो प्रोवाइड करेंगे ताकि वो हमारी कंट्री में अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर सके. तो ये दोनों साइड से रिस्ट्रिक्शंस जो है ये लगाई जा सकती है, एक्सपोर्टर पर भी लगाई जा सकती है और इंपोर्टर पर भी लगाई जा सकती है. The next kind of barrier is import quota. Import quota means when you put a restriction on the amount of goods that can be purchased. तो फॉर एग्जाम्पल आपने ये रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं कि सिर्फ एक टाइम में आप इतने ही प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट कर सकते हैं. इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के शूज के हैं तो आप शूज के सिर्फ इतने ही गुड्स जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं. अगर एक पर्टिकुलर कंट्री की मैं बात करूं, इंडिया की मैं अगर बात करूं, तो इंडियन गवर्नमेंट if imposes import quota, then they would say that okay, you can only purchase
or you can only import 1 lakh units of shoes in a particular year. तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन जब आप लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली 1 लाख से ऊपर आप शूज जो है वो बाहर से परचेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन डिमांड शायद 1 लाख की बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि शूज ऐसी चीज है जो हर कोई पहनेगा और कंट्री की पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है। तो जब 1 लाख की लिमिट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद अल्टीमेटली हम डोमेस्टिक कंपनीज के ही प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे। दी नेक्स्ट ऑप्शन इज वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट। यहाँ पे वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट है, जहाँ पे ये जो बैरियर है ये कम्प्लीटली वॉलंटरी है, जो कि एक्सपोर्टिंग कंट्री ही लगाती है, ना कि इम्पोर्टिंग कंट्री। तो अगर फॉर एग्जांपल यूएस हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रही है अपने प्रोडक्ट्स, तो यूएस ही ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर देंगे अपने ऊपर ही कि हम इससे ज्यादा किसी दूसरी कंट्री में अपने प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करेंगे, ताकि वो कंट्री भी अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को ग्रो करने दे सके। तो ये यूजुअली म्यूचुअल होता है। अगर कोई कंट्री ऐसा करती है, जिस कंट्री के साथ कर रही है वो कंट्री भी फिर वीईआर लगा देता है अपने ऊपर। तो फॉर एग्जांपल अगर कनाडा का और ब्राजील का एग्जांपल लें हम, तो अगर ब्राजील ने वीईआर लगाया है कि वो शुगर एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं करेंगे कनाडा में, ठीक है, तो कनाडा भी क्या करेगा, वो वीआर लगा देगा कि ठीक है मैं भी फिर कोल जो है वो ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करूंगा, ताकि तुम भी अपना कोल जो है अपने आप या तो प्रोड्यूस करो या कहीं और से एक्सपोर्ट कर लो, अगर तुम्हें लगता है कि मेरा प्रोडक्ट ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो जिस भी रीजन से उनको लग रहा है द कंट्री कैन बी अ पोटेंशियल थ्रेट टू आवर कंट्री, तो फिर हम ये वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट जो है वो लगा सकते हैं। लेकिन ये एक्सपोर्टिंग कंट्री लगाती है, कोई और हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं इम्पोज कर रहा है, हम खुद अपनी मर्जी से ये चीज जो है वो करते हैं। देन दी अनदर ऑप्शन इज लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट। यहाँ पे आप एक लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट की रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि हम अपनी कंट्री में सिर्फ इतने ही प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाहर से प्रोड्यूस करेंगे, बाकी सब कुछ हमारी कंट्री का प्रोडक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कह सके कि अब ये दो चीजों से, दो टाइप से हो सकता है, या तो हम उसकी क्वांटिटी पर ये रिस्ट्रेंट लगा दें या फिर हम वैल्यू पर रिस्ट्रेंट लगा दें। So if I'm imposing a restriction on the value, then I would say that only 15% of the value of goods must come from domestically produced components. ठीक है? Or I would say that, okay, 25% of the pieces that are actually being used in my country will have to be produced by the domestic industries only. For example, if I take the case of computers, then Indian government would say that, okay, 25% of the computers that are totally being used in our country will be produced by Indian companies only. And another option is that the government will say that 15% of the total value which is being consumed in computers will be produced by the domestic industries. तो यहाँ पे हम monetary terms में बात कर रहे हैं और पहले वाले केस में हम quantity के basis पे बात कर रहे हैं. So this is it for today's lecture. Now the question from this lecture is that you have to explain what are the different barriers to international business and what are the motives behind international business. So this is it for today's lecture. Thank you.